हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है सीए मिथुन जायसवाल और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का एक क्विक रिवीजन इकोनॉमिक्स का है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और अगर पूरा वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको चैप्टर का कंसेप्ट वाइज पूरा चैप्टर आ जाएगा, जो आपको मदद करेगा आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लिखे प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो मेरे साथ आपको भी क्या करना है, बोलते रहना है। टू वे कम्युनिकेशन होगा हमारा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, साथ साथ रिपीट करते जाना है, बोलते जाना है, ताकि आपका भी रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो। ओके, तो हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो बेटा जी, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जो मीन्स होते हैं, मीन्स मतलब यहाँ पे जो हमारी वॉन्ट्स होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं। जो हमारी वॉन्ट्स होती है वो कैसे होती है, अनलिमिटेड। लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मतलब हमारे मीन्स मतलब वांट्स अनलिमिटेड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और उसको मीन्स जो हुए लिमिटेड है, और इसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए गाड़ी बंगला पैसा ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन आपके पास उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो अमाउंट है, जो थिंग्स है, जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि मेरे को अगर मेरे को जैसे मेरे को भूख लगी है और मेरे जेब में रहे 100 रुपीज, लेकिन मेरे को खाना है पिज्जा, मेरे को खाना है बर्गर, मेरे को खाना है वड़ा पाव, मेरे को खाना है सैंडविच, लेकिन पैसे तो कितने हैं, 100 है। क्या ये सबके सब वांट सेटिस्फाई हो सकती है क्या? नहीं जी नहीं, ये सब वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो एक काम करो, 100 है, बर्गर खा लो और वड़ा पाव खा लो, या तो सैंडविच खा लो एंड वड़ा पाव खा लो। तो मैं क्या कर सकूंगा, मैं यहाँ पे 100 रुपीज, हमारे 100 रुपीज के सामने मैं अपनी अपनी जो भूख है, हमारी जो एंगर है, उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई कर सकूंगा, वो मैं डिसाइड करता हूँ। इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी गिव प्रायोरिटी टू द वांट, कि भाई सबकी सब वांट सेटिस्फाई नहीं होने वाली, लेकिन इसमें से कौन सी वांट्स को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। हम क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ वांट्स को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, लीव कर दूंगा, अनसेटिस्फाई कर दूंगा, और कुछ वांट को ही मैं सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है। तो सर, ये जो वांट्स होती है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, किसको फेस करनी पड़ती है? ये क्या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है कि हर एक व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है? तो बेटा जी, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हर एक व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। किसको फेस करनी पड़ती है? हर एक व्यक्ति को। तो ये जो होती है प्रॉब्लम इज फेस बाय एवरी इंडिविजुअल। तो सर, ये क्या सोसाइटी को भी फेस करनी पड़ती है? हाँ जी, सोसाइटी एज अ होल को भी फेस करनी पड़ती है, ये कंट्री को भी फेस करनी पड़ती है। अगर सपोज कंट्री को फेस नहीं करनी पड़ती, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं, देश की गरीबी मिटाने के लिए रातों रात क्या करते हैं कि पैसे की कहाँ कमी है, सीधा पैसे उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ। और देश के अंदर क्या करो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़क, नए रोड, नए ब्रिज, फटाफट 1 साल के अंदर पूरा देश को बना देंगे हम यूएस। क्या ऐसा कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है, पैसे की स्कैसिटी होती है। तो वो भी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए उनके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये क्या है, ये कहानी है घर घर की, ये कहानी है हर घर की। समझे? तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है, ये वर्ड कहाँ से आया है? तो ये वर्ड आया था ग्रीक वर्ड से। इसके ऊपर आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आया था? ग्रीक। जिसके अंदर ग्रीक के अंदर इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? ओइकोनोमिया। स्पेलिंग याद रखना, कितनी बार स्पेलिंग बदल के इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओ आइकोनोमिया, ओइकोनोमिया। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है कहानी घर घर की, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। जैसे हमारी मदर, जैसे हमारे फादर जैसे घर को मैनेज करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योर उसके बिजनेस को मैनेज करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरी कंट्री को मैनेज करती है। तो मैनेजमेंट करना, उसी को तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, टिल 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये वर्ड कहाँ से है? ग्रीक। इसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। ओके। सॉरी। ओके, यहाँ पे यहाँ पे जो सबसे पहले भाई थे, क्या ये जो बुक्स है ये कोई आसमान से तो टपकी नहीं है, ना ही ये कोई ग्रंथ की तरह हमारे पास आ गई कि हमको अचानक से हम रोज सुबह उठे हमारे पास मन के अंदर नॉलेज आ गया तो किताब आ गई। ये क्या हुआ, ये स्लोली ग्रेजुअली जो हमारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये सब चीज को स्टडी किया।
तो इस इकोनॉमी की जो स्टडी है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, वो की थी एडम स्मिथ ने। किसने की थी? एडम स्मिथ ने। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये पूछा था हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या आएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। क्या लिखा था? नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन कि हु इज द बुक रिटन, द बुक नेम इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन, कौन सा आएगा? एडम स्मिथ। इसको, इसकी बुक्स को और क्या बोला जाता है? वेल्थ ऑफ अ नेशन भी बोला जाता है। ये बुक कब लिखी थी? ये बुक लिखी थी 1776 के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे एडम स्मिथ जो भाई थे ना, उन्होंने 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 सिर्फ और नहीं सिर्फ मटेरियल थिंग्स को कंसिडर किया था। जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको इग्नोर कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन में क्या लिमिटेशन है? तो इसकी लिमिटेशन है कि भाई इसने सर्विस सेक्टर को क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। ओके जी, ओके। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारे वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है, वो क्या है? रिलेटिवली स्केयर। सर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। ये क्या होता है? रिलेटिव स्केयर। रिलेटिवली स्केयर क्यों बोला जाता है? रिलेटिवली स्केयर इसके लिए क्या बोला जाता है कि मेरे को भूख लगी है, भूख लगी, जेब में मेरे 100 रुपया, खा ले बेटा, खा ले बेटा। खाने को है चिकन करी, खाने को है चिकन करी। तो यहाँ पे 100 रुपए के वो बंदे को खाना है चिकन करी, वो बंदे को खाना है पिज्जा, वो बंदे को खाना है बर्गर, फलाना ढिकना, ये वो। लेकिन पैसे कितने पे हैं? 100 रुपए। तो क्या क्या ये 100 रुपए इनफ है? क्या नहीं? क्या ये एब्सोल्यूट स्क्वायर है? नहीं, एब्सोल्यूट स्क्वायर मतलब उसके पास 0 रुपए है। तो यहाँ पे 0 रुपए नहीं है, उसके पास 100 रुपीज है। लेकिन खाना क्या है? उसको अलग 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 चीजें खानी है। तो इसमें से क्या सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं। इसीलिए ये क्या होता है? अनलिमिटेड वांट के सामने इसके जो रिसोर्सेस होते हैं उसकी कंपैरिजन में रिलेटिवली स्कैर होते हैं। क्या होता है? उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली स्कैर होते हैं। और यही क्या होता है? यही हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बनता है कि हम कैसे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करते हैं। उसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिलेटिवली स्कैर्स होते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे रिलेटिवली स्कैर रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं ताकि क्या मिल सके? हमको हमको सेटिस्फैक्शन मिल सके। क्या किस चीज का सेटिस्फैक्शन मिल सके? जो हमारी वांट्स है, वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। और दूसरा, वांट्स क्या होती है? आपस में कॉम्पीट करती है। सर वांट्स आपस में कॉम्पीट कैसे कर सकती है? अरे बेटा देखो, अगर भूख लगी है तो बोलेगा कि क्या खाऊंगा? वड़ा पाव खाऊंगा, पिज्जा भी खा सकता हूँ, सैंडविच भी खा सकता हूँ, या तो पकौड़ी भी खा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खा तो मैं इसके अंदर सबके सब, क्योंकि मेरे पास तो 100 रुपए है, तो मैं सबके सब तो चीज को मिलेगी नहीं। तो मैं क्या करूंगा? पिज्जा कैंसिल कर दिया, सैंडविच कैंसिल कर दिया, पकौड़ी खा ली, वड़ा पाव खा लिया, 100 रुपये में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई? मेरी जो वांट से आपस में क्या किया? कॉम्पीट किया। उसमें से कुछ वांट को मैंने सेटिस्फाई किया, कुछ वांट को मैंने क्लोज किया, खत्म किया कि नहीं भाई ये नहीं खाना, कभी और खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई? मेरी वांट्स अनलिमिटेड हुई और आपस में कॉम्पीट किया। ठीक है जी। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर लिमिटेड, हेंस इट हैज टू बी यूटिलाइज वाइजली। क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं इसलिए हमको इसको सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। दे आर सेड टू बी यूज efficiently, कब? efficiently यूज व्हेन दे आर allocated टू द हाईएस्ट वैल्यू। जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तब बोलते हैं कि भाई मैंने अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज, उसका बेस्ट वे में यूज किया, क्योंकि मेरे को क्या मिला? हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिला। ओके जी। इकोनॉमिक स्टर्स, इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक स्टडी है जिसके अंदर स्कैर रिसोर्सेज को, हमारे जो वांट, जो इनफाइनाइट मतलब जो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड वांट्स है, उसको कैसे हमने सेटिस्फाई किया, हमने कैसे उसको प्रॉपर स्कैर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। उसी चीज की स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है बेटा, ओके ओके। अब ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये बोलता है कि भाई जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो क्या है? फिक्स्ड है। वो क्या है? लिमिटेड है।
जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते, रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, स्किल को बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक भाई साहब आते हैं, वो उनका नाम होता है नियो क्लासिकल के, मॉडर्न नियो क्लासिकल के। वो बोलता है भाई साहब ये जो आपका जो कंसेप्ट है ना कि बढ़ा नहीं सकते फिक्स है, वो बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, हम अपनी स्किल को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उन सबको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बोले सर कैसे, कैसे? अरे आप क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हाँ स्किल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ जी बढ़ेगी, चलो बढ़ गई। अगर न्यू रॉ मटेरियल बढ़ गए तो न्यू डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल से हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। एडवांसमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी का तो क्या रिसोर्सेज बढ़ेंगे कि नहीं? हाँ बढ़ेंगे। मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं ये इनके माध्यम के थ्रू, जिससे मेरी इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी। तो यहाँ पे जो आप पहले ये बोल रहे थे कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, लिमिटेड है, तो वो खाली मिथ है, ऐसा हो नहीं सकता। न्यू क्लासिकल वाले ने बोला कि नहीं, हम हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उसने बोला कि भाई मगर 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 कितनी बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण क्या होता है, हम अपने प्रॉपर रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। सर ऐसा क्यों, हम अपने रिसोर्सेज को क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाए? बेटा सिचुएशन ही ऐसी हो गई, पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 का वो दौर आ गया, पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, जहाँ पे हम क्या हो गए, घर के अंदर कैद हो गए। क्या हम बाहर जा पाएंगे? क्या हम अपनी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्री, हमारे ऑफिस में जा पाएंगे? नहीं। तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? ठीक है। वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सब रुक जाता है, थम जाता है, हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी क्या जाती है, डाउन चली जाती है। ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर स्टडी, वो बात तो सही है आपकी, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्कैर रिसोर्सेज को प्रॉपर वे के अंदर अलोकेट करना, ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ। और कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुए हैं जहां से क्या होता है, शार्प फ्लक्चुएशन मतलब डाउनफॉल देखने को मिलता है इन द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। तो बेटा, तो बेटा स्त्री, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स के बारे में देखा, इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये क्या इकोनॉमी की स्टडी हमको कैसे हेल्प करी है, इकोनॉमी की स्टडी हमको कैसे मदद कर रही है। तो बोलता है ये हमारा डेवलप करती है एनालिटिकल अप्रोच। मतलब कि अगर आपने इकोनॉमी की स्टडी की तो आपका एनालिटिकल डेवलप, आपके सोचने की क्षमता, आपकी तर्क की समझा क्या हो, तर्क क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हैं अमोंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज। मतलब मेरे पास ऑप्शन ए बी सी है, कौन सा सिलेक्ट करो? अगर मैंने इकोनॉमी की स्टडी किया तो मैं उसके अंदर फिर मैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर पाता हूँ। ये बोलता है कि भाई, इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई मैं तुमको एक्चुअल, एग्जैक्ट, परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं देख सकता, लेकिन गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मेरी स्टडी की तो क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। इससे क्या मदद मिलेगी आपको? अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना, तो वो प्रॉब्लम के अंदर राइट पर्सपेक्टिव वे के अंदर उसको सॉल्व कर पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे। वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक एनालिटिकल अप्रोच आपको डेवलप करके देगा, जिससे आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, प्रॉपर वे में उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ये अफेक्ट करती है सेवरल अदर फैक्टर्स, इतने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इकोनॉमी क्या कैसे उसकी सॉल्यूशन देगी? तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम विल बी एप्रोप्रिएटली हैंडल्ड। ना भी ना, इकोनॉमिक ने तो अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है कि भाई मैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी स्टडी अगर सीखी है तो क्या करूंगा, मैं आपको मदद करूंगा आपकी प्रॉब्लम को टेकल करने के अंदर। बट इट वुड बी डेफिनेटली इनेबल द स्टूडेंट टू एग्जामिन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एग्जामिन करो इन राइट पर्सपेक्टिव है। उसको आप क्या करेगा, वो आपको मदद करेगा कि आप कैसे सुटेबल मेजर्स ले सकते हैं टू डील विद द प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक की स्टडी उसको हमको कैसे मदद करेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि इकोनॉमिक की स्टडी कैसे मदद करेगी, वो आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं देगी, वो आपको सॉल्यूशन निकाल के नहीं देगी कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको प्रॉपर अच्छी तरह से समझा है तो वो आपको मदद जरूर करती है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, राइट पर्सपेक्टिव वे के अंदर। वो आपको, आप उसको सोच सकते हो, आप सुटेबल मेजर्स ले सकते हो।
तो बेटा जी ये हमारा क्या था, ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक स्टडी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम। ये हमारा बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है बेटा जी? बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल हमको चीजों को फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारे क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट, रूल्स रेगुलेशंस और बहुत सारी थियरी। लेकिन ये क्या बोलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो हमने ये चीज देखी थी। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या चीज देखी थी, हमने देखी थी कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्कैर होते हैं, रिलेटिवली स्कैर होते हैं। वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हम क्या करते हैं, हम हमारे रिसोर्सेज को इस तरह से अलोकेट करते हैं कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस के अंदर भी तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्कैर हो गए। यहाँ पे बिजनेस के अंदर भी हमको बहुत सारे स्कैर रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो क्या करो, एक काम करो, इकोनॉमिक के कंसेप्ट को उठा के किधर डाल दो, बिजनेस में डाल दो। तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस इकोनॉमी। वाह जी वाह। बिजनेस इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, मतलब बिजनेस और प्लस इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बात हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज को बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो, वैसे यहाँ पे बता रहा है कि बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस के बारे में क्या होता है, बिजनेस के बारे में हमको चॉइसेस करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और जो कि बहुत लिमिटेड होता है, तो कैसे उसको एम्प्लॉय किया जाए, वो सब चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस के अंदर तीन प्रकार के डिसीजन लेने पड़ता है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से डिसीजन आते हैं, अरे जैसे आप अगर बिजनेस लेके बैठे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार का बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ, कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ, कौन सी टेक्निक यूज करूँ, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, उसके बाद कौन कितने इनपुट से कितना मेरा प्रोडक्शन मिलेगा, उसकी प्राइस क्या रहेगी, ये सब भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से कंपोनेंट को बाय करना है और कौन से को क्या करना है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद आता है व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट शुड बी द कौन कौन सा आउटपुट होगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एट व्हाट प्राइस द फर्म शुड सेल, तो कितनी प्राइस, मतलब क्या होगा, पूरा बिजनेस से रिलेटेड पूरा सब कुछ आएगा, कॉस्ट कितना, प्राइस कितना, कितना सेल, कितना क्वांटिटी, वो सब चीजें आती हैं। ओके, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द, कैसे प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस होगा, कंज्यूमर का सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट शुड बी फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, हाउ टू कॉम्बेट द, कॉम्बेट मतलब कॉप अप with the risk of uncertainty and अनसर्टेन इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे हम कैसे अनसर्टेनिटी को टैकल कर सकते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उसी के सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स को इसमें प्रॉब्लम्स के अंदर, बिजनेस के प्रॉब्लम में डाल देंगे, तो बन जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखो, डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिंपल या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बहुत सारे डायनेमिक्स चलते रहते हैं। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, ये जो सिचुएशन वर्सन होती जाती है, डिसीजन टू बी मेड विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड अननेसेसरी और अनसर्टेनिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि चीजें सर्टेन नहीं है, तो हमको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम ठीक है ले लेते हैं, ठीक है देखा जाएगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, कोई बात नहीं। तो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर दैट द मैनेजमेंट बी इक्विप्ड, मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर मैथडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स वगैरह यूज करते हैं, टेक्निक वगैरह यूज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट में तीनों को हम यूज करते हैं, मैथडोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये क्या होता है बेटा जी, ये जो बिजनेस के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको एज अ अप्लाई करते हैं। या ये कौन करता है, जैसे मैनेजर, एक मैनेजर होता है वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, वैसे ही बिजनेस के प्रॉब्लम्स, बिजनेस के जो इश्यूज है उसको हम क्या करते हैं, एज अ मैनेजर की तरह उसको हैंडल करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, एमसीक्यू आता है याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। उसको और क्या बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं इसके कंसेप्ट ये थियोरेटिकल होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल, जिसको हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, क्या करें, अप्लाई करें, क्या करें, अप्लाई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बिजनेस इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, मैनेजर भी बोला जाता है और एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ठीक है जी, हाँ जी।
ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आया डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तो क्या हमने अभी तो पढ़ी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, हम इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करते हैं कहाँ पे, बिजनेस के डिसीजन लेने में। और वो क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे जिसके कारण क्या होता है, इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमने नीचे भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेचर एंड द एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जब आप एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब आप एज अ होल, जब आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की स्टडी करते हो, जब आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअल की स्टडी करते हो तो उसको माइक्रो बोलते हैं। देखो, ये आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल। तो जब आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या होता है याद रखना, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कितनी बार हमको बोलता है कि बताओ अगर स्टील इंडस्ट्री है उसकी स्टडी कर रहे हैं किस में आएगा, अरे सारी इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ स्टील की बात की है, सिर्फ स्टील की बात की है तो वो भी माइक्रो में आएगा। जैसे बोलेगा कि जैन समाज की बात करते हैं कि जैन समाज के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक लग्जरी कार है, तो मतलब क्या हो, जैन समाज की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दूसरा, जैसे कि कितने लोग कितने ये मैंगोस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, मैंगोस की प्राइस क्या होगी, आम की प्राइस क्या होगी, तो सारे फ्रूट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैंगो की बात हो रही है, तो वो भी किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि ये फोकस करता है या तो ग्रुप्स रेदर देन ऑल द, मतलब अगर कोई ग्रुप को भी आप फोकस कर रहे हो तो वो भी किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, वो मैक्रो में नहीं आएगा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एज अ होल पूरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो किसको हम कंसिडर करते हैं, मैक्रो को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके। जब आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलर, आप अगर प्रोडक्ट की प्राइस की बात करो, फैक्टर प्राइस की बात करो, इसके ऊपर एमसीक्यू का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। यहाँ पे क्या आता है, जब आप क्या कर रहे हो, जब पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हो, एरिया ऑफ पीपल की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर जेंडर की बात कर रहे हो, ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ फर्म की बात कर रहे हो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी सब माइक्रो में आता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, इसको एग्रीगेट इकोनॉमी भी बोला जाता है, एमसीक्यू आता है, इसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट इकोनॉमी भी बोला जाता है। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल की स्टडी करना, मैक्रो के अंदर इकोनॉमी एज अ होल करना, इसको और क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट इकोनॉमी। इसके अंदर क्या आएगा, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशन वाइज जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, मतलब जब क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री एज अ होल की बात होगी ना, ओवरऑल इकोनॉमिक की बात होगी और एज अ होल इंडस्ट्री की बात होगी, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ओके। अब देखो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, वैसे तो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर बिजनेस अपने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमी के अंदर माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट होते हैं। लेकिन बेटा देश के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, देश के अंदर क्या बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, उस सिचुएशन में क्या बता को अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ऑफकोर्स वाली बात है, अगर लोग अनएम्प्लॉयड है तो खरीदेंगे कैसे, बाइंग पावर नहीं है तो आपका माल बिकेगा कैसा। तो मतलब क्या हुआ, बिजनेस के डिसीजन लेने में हमको मैक्रो की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये बोला कि बिजनेस इकोनॉमी वैसे तो क्या है, ये इंडिविजुअल की स्टडी है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी बिजनेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ओवरऑल कंट्री में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ अपार्ट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस फर्म को क्या फोकस करना पड़ता है, उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंडीशन कैसी चल रही है। ठीक है जी, हाँ जी। हम्म, चलो अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, ये हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। हम बिजनेस इकोनॉमी को बताएंगे कि बिजनेस इकोनॉमी कैसा है। अरे बिजनेस इकोनॉमी कैसा है, एक ये साइंस है, जैसे एक पानी होता है ना, पानी बनाने के लिए H2O चाहिए होता है, और वो आप पानी को बनाने की जो प्रोसेस है H2O, उसको इंडिया में यूज करो, फॉरेन में यूज करो, यूएस, यूके, पोलैंड, नेदरलैंड, चाइना, कहीं पर भी यूज करो, वो वही का वही रिजल्ट देगा। मतलब वो क्या है, पर्टिकुलर लॉजिक पे आधार, इसे उसी तरह से हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो भी क्या है, एक साइंस है। यहाँ पे भी क्या है, एक ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर मेथड यूज किए,
यहाँ पे भी क्या है, हमने एक रिलेशनशिप बताया हुआ है, वो हर हाल में हर हाल में हर काल में वो यूज होता है। फिर यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, यहाँ पे जो टूल्स है जैसे कि ये एनालिसिस ऑफ डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन, मतलब क्या होता है कि ये जो टूल्स वगैरह हैं ये क्या करते हैं, हम इजीली इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स है उसको प्रैक्टिकल के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक को मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं साइंस बोल सकता हूँ। हाँ जी हाँ, बोल सकता हूँ। बेटा जी एक चीज याद रखना है इधर कि ये इसको और क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं या तो सोशल साइंस भी बोलते हैं। सोशल साइंस में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, हम स्टडी करते हैं माइंडसेट ऑफ अ ह्यूमन, हम स्टडी करते हैं कि भाई कैसे ह्यूमन ह्यूमन बिहेव करता है, हाउ ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी बिहेव इन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। इसलिए क्या होगा कि ये जो है बिजनेस इकोनॉमी, ये इकोनॉमी ये क्या है, साइंस भी बोला जाता है और इसको और सोशल साइंस भी बोला जाता है। ये क्या होता है, एक आर्ट होता है, यहाँ पे हम क्रिएटिवली क्या करते हैं, क्रिएटिवली इसको अप्लाई करते हैं। तो ये बिजनेस इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है, बिजनेस इकोनॉमी इज अ आर्ट, इज एन आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी के जो कंसेप्ट है, जो फंडास है, जो प्रिंसिपल्स है, वो किसके ऊपर है, वो फर्म के, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा, तो वो अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो सिंस द बिजनेस इकोनॉमी इज कंसर्न मोर विद द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट, इट रिलाइज ऑन द टेक्निक ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गया। नेक्स्ट आता है, ये माइक्रो माइक्रो करता है, क्यों माइक्रो से तो इतना डरता है, तो यहाँ पे वैसे तो बिजनेस इकोनॉमी बोलता है कि भाई मैं माइक्रो को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो को भूल जाता हूँ। मैं मैक्रो को भी अपने दिमाग में साइड में रखता तो हूँ, क्यों, क्योंकि मैक्रो क्या बताता है, इकोनॉमी एज अ होल की क्या सिचुएशन है, एज अ होल एम्प्लॉयमेंट कितना है, लोन वगैरह का क्या चल रहा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये सबसे क्या होता है, मेरा बिजनेस अफेक्ट होता ही होता है। तो मेरे को इसको भी कंसिडर करना है, मतलब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो को भी कंसिडर करता है, तो मैक्रो को भी कंसिडर करता है। ओके जी, यूज ऑफ टेक्निक और यूज ऑफ थियरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या हुआ, यहाँ पे हम डिफरेंट प्रकार के जो मार्केट्स होते हैं ना, डिफरेंट यूज ऑफ थियरी ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। तो यहाँ पे थियरी ऑफ मार्केट, जैसे मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव मार्केट, अनकॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, जो सब पढ़े थे ना, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मार्केट होते हैं, उसको क्या करते हैं, वहां पे उसके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो थियोरिटिकल है, बिजनेस जो है वो प्रैक्टिकल है, मतलब हम थियोरी को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर ताकि हमको बेटर सॉल्यूशन मिल सके। तो इसके लिए क्या है कि भाई काम करना, आप क्या करो, आप क्या आप क्या करो, प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच को सिलेक्ट करो। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आता है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और वो सारे रेगुलेशंस को हम क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमी क्या, ये बिजनेस इकोनॉमी क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर होता है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है नॉर्मेटिव। अब बेटा जी इसके ऊपर समझना, क्योंकि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के ऊपर एक नंबर का एमसीक्यू आपका बनता ही बनता है। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, या तो उसको बोलते हैं प्योर इकोनॉमिक्स। प्योर इकोनॉमिक मतलब कोई भी अगर दुर्घटना घट जाती है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, फिर आप के मम्मी को बताते कि एक्सीडेंट हुआ, तो मम्मी मान लेती कि ठीक है तूने वीडियो में बताया ना, तो एक्सीडेंट हुआ ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव इकोनॉमी है, प्योर इकोनॉमी है, ये क्या होती है, जब कोई चीज बीत जाती है तो उसको अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, तो एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, पुलिस वाले को बुलाना चाहिए। तो जो ये लेडी वो काम कर रही है, जो लोगों को बुला रही है, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा, हमारा क्या हो गया बेटा जी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट की बात की जाती है, यहाँ पे कोई भी सेकंड ओवरव्यू नहीं होता, यहाँ पे चीजों को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, नो पॉइंट ऑफ, यहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी या तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे बताता है कि चीजों को क्या करना चाहिए,
मतलब एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस को फोन करो, पुलिस वाले को फोन करो, तो ये करना चाहिए। तो वो क्या है, आउटपुट के अंदर ये करना चाहिए। तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। मतलब जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। बेस्ड ऑन डिस्क्राइब वो क्या करता है, उसका सॉल्यूशन देता है, तो उसको बोलता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जो डेरिवेटिव जो होता है हमारा, सॉरी डेरिवेटिव क्या, ये जो होता है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या तो प्योर इकोनॉमिक्स, वो कैसे नेचर का होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ओके। जबकि नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, डॉक्टर चीजों को प्रिस्क्राइब करता है कि आपकी इसकी एक दिन में गोली लीजिए, इसको 2 दिन में ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिस्क्रिप्शन इन नेचर होता है। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हुआ, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव नेचर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक्चुअल स्टेट ऑफ इकोनॉमी और मार्केट। यहाँ पे क्या मालूम होता है, यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ता है, एक्चुअल स्टेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल मार्केट का मालूम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था, द एक्चुअल, सॉरी, द एड एंड द फॉर्मूला। यहाँ पे तो हमने देखा था द एड एंड फॉर्मुलेशन, या फॉर्मुलेशन करना, एड करना, वो सब किस में आता है, इसके अंदर आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, ऐसा क्यों हुआ, जिसके कारण ऐसा हुआ, तो वो सब के एनालिसिस को क्या करते हैं हम, प्योर। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू जजमेंट होता है, जजमेंटल होती है, कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज कैन नॉट। यहाँ पे क्या होता है, ये पास के डेटा पे होता है, इसलिए हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये पास के ऊपर से नहीं होता, जो नहीं पास के ऊपर से हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डिबेटेबल इशू नहीं होता, क्योंकि जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, हमने जाके देखे, हाँ भाई यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे डिबेट होगा क्या, नहीं कि नहीं, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होता। ओके। ये क्या था, ये था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो। क्या था, माइक्रो एंड मैक्रो। बेटा जी, इसी के साथ हमने क्या किया, इसी के साथ हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर दिया। तो बेटा जी तो बेटा जी एक मिनट रुको। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डिटेल में इसको देखेंगे। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।